उजाले उनकी यादों के। आइए इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवाते हैं अभिनेता दलीप ताहिल से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। दोस्तों, आज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं दिलीप ताहिल जी, और जिस तरह से इनकी यात्रा चल रही है बहुत मज़ेदार है। फिल्मों से ज़्यादा थिएटर की हमने अभी तक बात की, और हम शान से शुरू करते हैं आगे। शान फिल्म जैसे थी, मल्टी स्टारर फिल्म, और बहुत सारे, मतलब कहना चाहिए कि हीरो हीरोइन तो बहुत ज़्यादा थे ही, उसके संग संग विलन भी बहुत सारे थे, और जितने और भी साइड में थे सब बड़े नामी गिरामी थे। तो उसकी शूटिंग का कोई वाकया या कुछ? जो मल्टी स्टार कास्ट में सबसे कठिन चीज जो होती है प्रोडक्शन कंपनी की, वो सबकी डेट्स कोऑर्डिनेट करना जी। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको बच्चन साहब की डेट मिल गई तो इसकी भी सबकी डेट्स चाहिए आपको। बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल होता है, और ये एक कला है फिल्म इंडस्ट्री में कि आप सबकी डेट्स इकट्ठे कर लें, जो कहीं किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में ये लोग नहीं कर पाते, क्योंकि वहां से डेट लेते हैं तो एक साल पहले ले लेते हैं। छोटा सा एक किस्सा सुनाऊंगा आपको। हमारे 4 में जो हम थे, जो शाकाल की गैंग में थे, एक साहब थे सुधीर बगू जी, बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट, कमाल के आदमी थे। 3-3 महीने की हमारी बुकिंग होती थी कि आप तो हैं ही वहाँ पर, आप वहीं रहेंगे फिल्म सिटी में, और हम बहुत खुशी से रहते थे। एक दिन सुधीर बगू जी ने रमेश सिप्पी साहब को कहा कि सर, मुझे एक फीचर फिल्म मिल गई है, आप प्लीज मुझे आप 8-10 दिन के लिए छोड़ दीजिए आप मुझे, ताकि मैं वो फिल्म करके फिर मैं वापस आ जाऊंगा आपके पास जी। तो ये खबर उन्होंने अभी रमेश सिप्पी साहब को डायरेक्टली तो नहीं बोला, लेकिन प्रोडक्शन कंपनी में बोला। उनके जो असिस्टेंट्स हैं, जो शेड्यूलिंग करते हैं, तो उनसे जाके कहा यार मुझे दे दे यार, 8 दिन चाहिए मुझे। तो उनने जाके रमेश सिप्पी साहब को कह दिया। रमेश सिप्पी साहब श्योर, 8 दिन क्या, तुम 2 महीने के लिए चले जाओ। पहले उन्हें मगरमच्छ को खिला दिया उन्होंने। कि तुम्हारा डेट प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। अच्छा। हम 4 में से 2 तो मतलब मगरमच्छ के हवाले हो गए। पहले सुधीर जी को उन्होंने मगरमच्छ को खिला दिया। सुधीर जी ने कहा सर, मुझे डेट नहीं चाहिए सर, मैं हूं यहाँ पर, मैं कौन सी फिल्म, मैं नहीं जा रहा हूँ। किसने कहा आपको कि मुझे जाना है? मुझे नहीं जाना है। उन्होंने कहा नहीं, अभी हो गया आप। तो फर्स्ट उसको बेचारे को खिला दिया। वो जो मेज घूमती है गोल, हाँ, गोल, वो और वो घूमता शाकाल है, कहते हैं और फिर तुम्हारे बीच में ये हुआ, फिर वो बटन दबाता है और वो कुर्सी पलट के मतलब उसको मगरमच्छ के पानी में गिरा देते हैं। तो सारा मामला वो डेट्स का था जी। वो बेचारा तो हाथ जोड़ के बोल रहा था कि नहीं 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 प्लीज, मुझे लेट नहीं चाहिए, मैं हूँ यहाँ पर। प्रीमियर हुआ शान का, बहुत बड़ा प्रीमियर विक्रांत पे, और मैं अपने पिताजी को ले गया, जिन्होंने पिक्चर देखी और मुझे बोला कि यही तुम्हारा एम्बिशन है, तुम यही करना चाहते हो, मतलब विलन के इलाके में तुम एक हेंचमैन बनना चाहते हो, यही तुम्हारा एम्बिशन, तुम्हारा यही है। तो मुझे झटका लगा कि मैंने सोचा, मैंने कहा भाई सही कह रहे हो। मेरे दोस्तों ने, अब मैं सिप्पी फिल्म्स के बारे में कुछ, आई एम नॉट सेइंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे बहुत मज़ा आया शान करते, लेकिन फिर मुझे मालूम पड़ा कि ये बिजनेस क्या है, कि आप किस दर्जे पे हैं, कहाँ पर स्क्रीन पे आपका, मतलब आप कौन है स्क्रीन पे। तब मुझे मालूम पड़ा कि ये चॉइसेस जो मैंने शान की थी वो तो अच्छी थी, लेकिन अभी इसका कुछ करना पड़ेगा, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मेरे पिताजी ने मुझे कहा, वो मेरे दिमाग में इट रजिस्टर्ड विथ मी। तो उसके बाद मैंने कहा कि मैं ये हेंचमैन के रोल नहीं करूंगा, मैं कुछ करके दिखाऊंगा जहां मुझे अच्छे कैरेक्टर मिले। तो उसके लिए मैंने कम से कम 2 साल के लिए मैंने कुछ काम ही नहीं किया। अच्छा। कई ऑफर्स आए, और एक ऑफर तो ऐसा आया जो मैंने इसी बेवकूफ़ी में छोड़ दिया मैंने। वो मनमोहन देसाई साहब से आया था, जो मर्द के लिए। उनके जो असिस्टेंट आए मेरे पास, उन्होंने मुझे कहा मंजी आपसे मिलना चाहते हैं, फलाना ऐसा रोल है, आप आ जाइए। तो मैंने सोचा मनमोहन देसाई साहब ने मुझे बुलाया तो मुझे शान से जैसे रोल से ज्यादा क्यों देंगे? उन्होंने कुछ मेरा देखा ही नहीं है। कैसे देंगे मुझे शान से ज्यादा रोल? तो वही होगा। मनमोहन देसाई साहब के सामने आप ना तो नहीं बोल सकते, तो इससे अच्छा कि जाओ ही नहीं। तो मैं गया ही नहीं, और उसके लड़के ने मुझे बहुत साल बाद पूछा तो आया क्यों नहीं? तो मैंने कहा ये वजह थी, मैं नहीं आया। और वो रोल गया, वो मर्द का जो विलन था वो काफी अच्छा रोल था, तो वो मिस हो गया। कोई बात नहीं। उस टाइम पे मैं बीआर फिल्म्स में बहुत जाया करता था। रवि चोपड़ा जो अभी हमारे साथ नहीं है, मैं रवि के पास जाता था ऑफिस में। तो रवि ने मुझे अपने पिताजी से मिलाया बीआर साहब से, और मैं उस टाइम पे भी मैं एक प्ले कर रहा था जो उन्होंने आके देखा। तो चोपड़ा साहब ने मुझे कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ आवाम, उसमें मुझे स्ट्रॉन्ग एक्टर्स चाहिए। ये मेरा डिस्क्रिप्शन हमेशा रहा है, मुझे लोगों ने कहा मुझे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स चाहिए। तो उसके बाद जब मैं आवाम के, तो आवाम को शेल्व कर दिया था उन्होंने, तो पीछे हटा दिया आवाम को। और एक और पिक्चर बीआर चोपड़ा साहब ने मुझे बुलाया तवायफ के, कि तुम ऋषि कपूर के फ्रेंड हो, उसमें वो साइड हीरो का रोल था। तो मैंने कहा ठीक है। तो उस बीच में मैं गया बैंगलोर में अपना शो करने के लिए। जब वापस आया तो चोपड़ा साहब ने मुझे बुलाया और बिठाया, मुझे पूरा समझाया, दूंगा बेटा ऐसा है कि इसमें तुम्हारा जो कैरेक्टर है ना, ये सेकंड है, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि
ये सबके कैरेक्टर्स तुम्हें सूट होंगे। अच्छा। तो मैंने ये किसी और को दे दिया, लेकिन जी। तुम अगले कमरे में जाओ, वहां कुकी की रीडिंग चल रही है। कुकी उनका लड़का रवि जी, चोपड़ा, जी, जी। उनकी रीडिंग चल रही है। एक बहुत पावरफुल फिल्म बना रहे हैं आज की आवाज। राज बब्बर भी हैं वहां पर, स्मिता पाटिल भी हैं वहां पर इस वक्त, और वो रीडिंग कर रहे हैं। तुम जाओ वहां पर, रवि तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो मैं गया वहां पर, और वहां पर बाकायदा मतलब फुल रीडिंग चल रही थी। जी, जी, जी। स्मिता पाटिल थी वहां पर, राज बब्बर थे, नाना पाटेकर, सब बैठे हुए थे वहां पर रीडिंग करती। रवि ने मुझे बुलाया और मुझे आज की आवाज में आज वो की रोल आवाज है। में विलन का रोल दे जी, दिया जी, मुझे, जी। जो मुझे बहुत अच्छा लगा। खूब मजा आया, और पिक्चर सुपर हिट हो गई। जी। फिर मेरी माँ ने देखी ये पिक्चर, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो, कर क्या रहे हो तुम? बहुत वेरी वायलेंट जी, विलन, जी, जी। बस सब कुछ आपको मालूम, जी। भयंकर किस्म का। मैं बहुत खुश था, पिक्चर हिट हो गई। तो उसके बाद बुनियाद की जो बात की आपने, वहां से मुझे बुनियाद मिली। माँ ने जब कहा, मैं भी यही कहने वाली थी, और हमारे श्रोता भी जानना चाह रहे होंगे कि आप खुश थे, आपको बिल्कुल नहीं लग रहा था कि आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है, चेहरे से भी आप अच्छे हैं, तो मैं आप एक्टर हीरो हूँ। क्यों नहीं बनना चाह मैं रहे थे? एक्टर हूँ, मुझे हीरो हल्के लगते थे। मुझे लगता है हीरो करता क्या है, कुछ बहुत खास तो करते ही नहीं है। जितना भी ड्रामा होता था वो विलन का होता था। ये जी। सपोर्टिंग कैरेक्टर जो विलन, तीन ही लोग हैं मेन जी। फिल्म में। फिल्म एक है में। हीरो, हीरोइन, और जो काउंटर फोर्स, जो ट्रायंगल, जो तिकोना ट्रायंगल है, हाँ। वो वही है। भाई आप बताइए मुझे, रावण के बगैर रामायण बन सकती है क्या? दिलीप जी, ये नज़रिया जो आप आज दिखा रहे हैं, वो मुझे तो चौंका ही रहा है। मुझे लगता है हमारे बहुत सारे श्रोताओं को, 90% श्रोताओं को ज़रूर चौंका रहा होगा कि इस नज़रिए से कभी किसी ने नहीं सोचा। हर इंसान यही सोचता है कि भाई हम हीरो बने, और विलन तो बने ही ना किसी भी तरह से। मैं उनको विलन नहीं मानता हूँ, मैं उनको हाँ, नकारात्मक, कहानी में ये स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं जो काउंटर फोकस जिसे बोलते हैं। क्या बात है। एंटागनिस्ट ना हो जी। तो कहानी ही नहीं है आपके पास। आप बिल्कुल। कोई भी कहानी देख लीजिए दुनिया में, जी। हीरो तब होता है जब विलन विलन स्ट्रांग होता है। आप strong शोले देख लीजिए, आप जी। रामायण देख लीजिए, एवरीवेयर। और मुझे उस टाइम पे मैं फिल्में देखता था तो मुझे हीरोज हमेशा थोड़ा सा हल्का फुल्का लगता था मुझे। मैंने कहा ये लोग हीरोज करते क्या, गाने गाते हैं, हाँ, बस। रोमांस करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कुछ उसमें कुछ वो खास है नहीं। तो फॉर मी, जो चोपड़ा साहब ने भी मुझे कहा वी वांट स्ट्रॉन्ग एक्टर्स, तो मुझे वही रोल दिया गया जहाँ ये स्ट्रॉन्ग एक्टर थे। जब रमेश जी के लिए मैं शक्ति कर रहा था, जी। तो वहां से रमेश जी ने जब मुझे बुनियाद के लिए बुलाया, तब मुझे थोड़ा लगा कि इस किस्म के भी मतलब कैरेक्टर्स है। हैं जो मनोहर श्याम जोशी ने लिखा। जी। बुनियाद तो वाज अमेजिंग। अभी इमेज की बात करें तो वहां से मतलब बहुत फर्क पड़ा मेरे करियर पे। जी। एक तो ये था कि मेरी माँ देख के मुझे हो कॉम्प्लीमेंट गई। दे रही थी, खुश खुश हो हो गई, क्योंकि बुनियाद उनकी भी कहानी थी। जी। सिंध से हम आए थे, जी। हमने वो आए थे, मैं तो इंडिया में आगरा में ही पैदा हुआ था, लेकिन वो आए थे वहाँ सिंध से। तो ये उनकी कहानी थी। वो रोज मतलब बुनियाद रिलीजियसली वो देखती थी और रोती रही और होंगी। इतनी खुश होती थी कि तुम्हारा कैरेक्टर इतना बढ़िया लड़का है, भूषण, ये वो इधर भी संभाल रहा है, उधर भी इधर भी संभाल संभाल रहा रहा है। है, बीबी को भी संभाल रहा है। तो वो मतलब इट चेंज्ड पीपल्स पर्सपेक्टिव। मतलब लोगों, जिस नजरिए से मुझे लोग देखते जी। थे ना, वो बदल गया। जी। तो इस तरह से मतलब आपकी माँ खुश होने लगी, तो जाहिर है कि इंसान यही चाहता है कि मम्मी खुश रहे। मम्मी खुश हो जाए और मैं जो काम कर रहा हूँ वो देखें। जी। तो ये टेलीविजन पे भी आ रहा था उस जमाने, तब तक टेलीविजन आ गया था। अच्छा, बुनियाद में जो आपके डायलॉग्स की अदायगी जो थी, वो बिल्कुल अलग तरीके की थी। मुझे माफ कीजिए, मैं कसम से कहता हूँ, मुझे एक भी डायलॉग मुझे बुनियाद याद का है। याद नहीं है। लेकिन वो जो तरीका आपने अपनाया था उसमें, वो कैसे अपना लिया था आपने? वो स्क्रिप्ट ही में था। जो भी मनोहर श्याम जोशी साहब ने जो लिखा था जी। और जो रमेश जी डायरेक्ट कर रहे थे, वही किया हमने। जो जो पन्ने पे था वो किया हमने। हाँ, मैंने ऐसा कुछ कैरेक्टर क्रिएट नहीं किया। जी, जी, जी। वो कपड़े मुझे पहनाए, वहां पर उस कैरेक्टर के बारे में समझाया कि ये पार्टीशन से, मतलब ये हवेली राम के जो लड़के हैं, जो बच्चे आते हैं वहां से, भूषण का ये है, बाकी इनका ये है, इनका वो है। और मेरा बैकग्राउंड ही था वहां से। मतलब ये कहानी मेरे घर की थी, घर की बहुत जुड़ी हुई बहुत थी। नजदीक थी मेरे लाइफ की, मेरे माँ बाप की। तो मुझे बहुत गर्व हुआ, इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी, जी। कि मेरे पेरेंट्स मुझे इसमें देख रहे हैं, जिसमें मैं विलन नहीं हूँ। जी। लेकिन बुनियाद के कैरेक्टर से मुझे, मेरा लोग कहते हैं लोग टाइपकास्ट होते हैं, अगर बुनियाद मेरी जिंदगी में नहीं होता जी। तो मेरे ख्याल से मैं वो हार्ड कोर विलन के ही रोल मिलते मुझे, जी। जो आगे जाके मैं तंग आ जाता कि भैया ये बहुत कर चुका हूं मैं। बुनियाद से जो परिवर्तन हुआ, उससे मुझे कयामत से कयामत तक मिली। हाँ। और मैं आपको बताऊंगा कैसे मिली, क्योंकि एक दिन मुझे फोन आया नासिर साहब के ऑफिस से अच्छा। कि नासिर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। तो उस जमाने में यही बोलते हैं, कोई सीनियर बुलाता कि यार मैंने कुछ गलती तो नहीं की, मैं नासिर साहब मुझसे क्यों मिलना चाहेंगे। अच्छा। खैर, नासिर साहब के ऑफिस में चला गया। उस टाइम में नासिर साहब का ऑफिस जो था वो महबूब स्टूडियो के ठीक सामने हुआ करता था। जी। तो उनके ऑफिस में गया मैं, नासिर साहब ने बिठाया, बहुत बड़ा मेज रखते थे वो नासिर साहब, अच्छा। और मुझे आगे बिठाया।
साइड पे 3 लोग बैठे थे, एक गोरा सा रेड चीक्स, बहुत ही मतलब चेरेबिक जैसे बैठा था, एक लड़की बैठी थी और एक लड़का था, बैठे थे कोने में। नासिर साहब ने मुझे नरेशन शुरू कर दी, अच्छा। कयामत से कयामत तक की। तो जब प्रोलॉग तक पहुंचे तो मैंने कहा सर मैं ये रोल कर रहा हूँ। प्रोलॉग में जब मैं उसको उड़ा देता हूँ, मतलब वो 12 बॉर के साथ वो आता है उसकी शादी में, तो मैंने कहा सर मैं ये रोल कर रहा हूँ। तो मैंने कहा भैया सुन तो लो, अच्छा। आगे तो सुन लो। मैंने कहा सर इतना अच्छा प्रोलॉग लिखा आपने, इतना सॉलिड प्रोलॉग है, इससे ज्यादा क्या सुनने की आवश्यकता क्या है, मैं करूंगा ये। पूरी फिल्म सुनाई, पूरी नरेशन दी मुझे और फिर मैंने पूछा नासिर साहब से, मैंने कहा सर इसके हीरो कौन है? तो उन्होंने कहा वो बैठे हुए हैं आमिर खान। अच्छा। और आमिर था वहां पर, और अभी तो आमिर मानता नहीं है, लेकिन जैसे स्कूल में हम हैंड्स अप हाथ नहीं उठाते थे, प्रेजेंट मैम, आमिर ने अपना हाथ उठाया फिर जल्द से नीचे कर दिया। तो उन्होंने कहा वो कर रहे हैं, वो है हीरो हमारे, आमिर हैं, इनको हम इस फिल्म में इनका हीरो ये करेंगे। और वो मेरे लड़के हैं वहाँ पर, मंसूर वो डायरेक्टर है, उनकी बहन बैठी थी नुसरत, 3 बैठे थे। अच्छा, कयामत से कयामत तक की शूटिंग शुरू हो गई, फिल्म बन रही थी। तो एक दिन मैंने हिम्मत मतलब रख के मैंने नासिर साहब से पूछ भी लिया। एक दिन शाम को हम बैठे थे शूटिंग, मैंने कहा नासिर साहब इस पूरी इंडस्ट्री में आपने मुझे कहाँ से ढूंढा? हाउ डिड यू थिंक ऑफ मी? मतलब इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। उसने कहा देखो मैंने तुम्हें बुनियाद में देखा था, क्या बात है, और मुझे वैसा ही कैरेक्टर चाहिए था जो स्ट्रांग भी हो लेकिन इमोशनल भी हो। अंग्रेजी में एक शब्द है वनरेबिलिटी, जिसमें वो नाजुक किस्म की थी कि ये आदमी मतलब इतना कड़क नहीं है, परिवार वाला है, परिवार एक वाला पिता है, का भी लेकिन दिल है। इमोशनली भी है, लेकिन उसमें ताकत भी है। उस किस्म का कैरेक्टर चाहिए था मुझे इस रोल में। तो मैंने आपको वहां देखा था, और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि असल में ये पिक्चर कयामत से कयामत तक ये नासिर साहब खुद डायरेक्ट करने वाले थे। अच्छा। जिसमें उन्होंने सिलेक्ट किया था, शमी कपूर साहब होने वाले थे और संजीव कुमार साहब होने वाले थे जो बाप के रोल में। फिर नासिर साहब की मतलब तबीयत थोड़ी नासाज हो गई, उनको डॉक्टरों ने कहा कि आप आराम कीजिए, डायरेक्टिंग मत कीजिए आप जी। तो फिर उन्होंने ये कहानी अपने लड़के को सुनाई, मंसूर को पसंद आई। जी। लेकिन मंसूर ने कहा मैं एक शर्त पे करूंगा कि अभी मैं संजीव कुमार साहब और शमी कपूर साहब इतने सीनियर, उनको कैसे डायरेक्ट करूंगा? जी। मेरी पहली फिल्म है, मैं न्यू कमर। उन्होंने कहा ठीक है हम रिकास्ट करते हैं। अच्छा। फिर नासिर साहब ने मुझे कहा कि हम कम से कम 6 बड़े कैरेक्टर आर्टिस्ट के पास गए। सब ने कहा कि हम बाप का रोल कैसे करेंगे, और वो मुझसे सीनियर थे। मैं था 33 साल का। जी। मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन जब नरेशन दी मुझे नासिर साहब ने, तो मैंने कभी एक सेकंड के लिए भी मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि ये बाप का रोल है। इतना तगड़ा रोल था जी। तो मैंने अंकल का भी रोल होता तो मैं कर लेता, मैं किसी का भी, मेरा ध्यान ही नहीं था उसमें कि विलन का रोल है, इसका रोल है। हमेशा मेरा चॉइस होता है, मैं ये देखता हूँ कि जो मैं हाँ बोल रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, अगर ये रोल फिल्म में नहीं है तो ये फिल्म नहीं बन सकती। नहीं बन सकती, ये कहानी नहीं बता सकते आप अगर ये कैरेक्टर ना हो। एक मजबूत पाया है वो। हाँ, ये मजबूत मतलब वाइटल कॉग इन द व्हील, एज यू से, अगर ये नहीं हो तो पूरी गाड़ी गिर जाएगी, बिल्कुल, मतलब फिल्म ही नहीं होगी, कहानी नहीं बता पाएंगे आप। मैं उस हिसाब से सुनता हूँ, और कयामत से कयामत तक सवाल ही नहीं उठता है। प्रोलॉग इतना बढ़िया था। तो एंड ही टोल्ड मी दिस, ही सेड लोगों ने इसी वजह से रिफ्यूज किया कि हम इस उम्र में बाप का रोल कैसे करेंगे। तो इस तरह से बुनियाद की वजह से हाँ जी। आपका थोड़ा सा जो है रुख बदला, इस तरफ आए आप, पारिवारिक चीज़ें और माँ को जो पसंद आया वो आपने किया। फिर कयामत से कयामत तक फिल्म मिल गई, उसको देखकर क्या रिएक्शन था आपके माता पिता का? फैंटास्टिक। मैं कयामत से कयामत तक तो पेरेंट्स ने बाद में देखी, लेकिन बहुत पसंद आई उन्हें। गाने इतने खूबसूरत थे पूरी थी। मेरे पिताजी को ये लगने लगा कि हाँ अभी लड़का थोड़ा सा मतलब वो अच्छे किस्म के किरदार हैं जो निभा रहे हैं, अच्छा है ये। और एक मैं आपको इंसिडेंट बताऊंगा कयामत से कयामत तक कि मैं उस टाइम पे जब उसकी रिलीज के 2-3 हफ्ते बाद हम पाइकारा फॉल्स में त्रिदेव की शूटिंग कर रहे थे राजीव राय के साथ जी। अब उनके जो पिताजी हैं गुलशन राय जी, वो तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर रहा करते थे। तो हम पाइकारा फॉल्स में हमारा सेट लगा हुआ था, तो वहां पर जैकी श्रॉफ भी था, सनी देओल, सारे मतलब विलन गैंग, ये वो माधुरी दीक्षित सब थी वहां पर। और गुलशन राय जी अपने लड़के को मिलने आए, देखने आए शूटिंग, मतलब देखने मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर। तो राजीव उनके साथ मिलने गया, बैठा था उनके साथ, और मैंने देखा कि गुलशन राय जी मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं जी। पीछे देखा, मैंने कहा मुझे तो नहीं बुला रहे होंगे, किसी और को बनने थे, लेकिन नहीं उसको। गुलशन राय जी ने मुझे पूरे यूनिट में से मुझे बुलाया, बिठाया और कहा बेटा तुम्हारी पिक्चर सबसे बड़ी हिट है। तो मैं ब्लैंक हो गया, मैं तो उसको पूछने ही वाला था कि कौन सी पिक्चर। तो उनने मेरे एक्सप्रेशन से उनको मालूम पड़ा, उन्होंने कयामत से कयामत तक सबसे बड़ी हिट है। क्या बात है। ये 2-3 हफ्ते की रिलीज के बाद उनको मालूम था, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर थे जी। तो उनको ये हवा मालूम हो गई है कि ये पिक्चर क्या करने वाली है।
ये हमारे समझ की बात नहीं। बिल्कुल, मार्केट वो समझ तो रहे थे। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि गुलशन राय जी ने मुझे बुला के बोला कि ये तुम्हारी पिक्चर सबसे बड़ी हिट है। मैं कभी नहीं भूलूंगा उनके शब्द क्या थे। क्या बात है। और आपका जो कैरेक्टर था उससे कम से और कम उन्होंने character ये था- कहा कि आपकी फिल्म। आपकी फिल्म बोला उसने, मुझे कहता आपकी फिल्म सुपर हिट है, ये उनके शब्द थे। नहीं तो अगर आपका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नहीं होता तो क्यों तो कहते कुछ नहीं ये होता। बात? उस समय कौन पूछता कि तुम बाप का रोल कर रहे हो या अंकल का जी। रोल कर रहे हो, फिर तो आपकी फिल्म हो गई। वहीं से मेरा मतलब मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री में अगर पूछा जाए तो दैट वाज द एंट्री थी। किक ऑफ पॉइंट। जी, किक ऑफ। उसके बाद मेरी पहचान हो गई, बिल्कुल। बुनियाद में भी हुई थी। वो बुनियाद Endorsement और होता हम है। लोग जैसे जो धारावाहिक थे वो अपनी अलग जगह रखते थे, लेकिन जो बॉलीवुड है वो एक अलग मकाम है। स्क्रीन पे करना उस जमाने में तो सिंगल 70 स्क्रीन का mm जो, होता हाँ, था, 70 mm 70 mm भी होता था। और वहाँ उस जमाने में मतलब 25 हफ्ते के बाद पिक्चर को सिल्वर जुबली मतलब कहलाते थे। ये सिल्वर जुबली पिक्चर है। पर उस जमाने में 350, 250, 300 प्रिंट होते थे। प्रिंट होते थे। इस समय सारे अगर बच्चन साहब की पिक्चर थी तो 350 प्रिंट निकलते, जी, केवल उनके लिए। बाकी मतलब के 200, 250 प्रिंट ऐसे हुआ। अब तो एक साथ रिलीज हो जाती तो है तो हज़ारें कमा print लेती हैं। निकल- जी, तो ये हुई बात उसकी। लेकिन डेट्स की बात, आप एक और जो बॉलीवुड का एक कल्चर है अपना, हर चीज का एक तरीका होता है एक काम और का। था, डेट्स का जिक्र किया था आपने। हाँ, हाँ। अखबार में पढ़ा मैंने, मतलब वो मैगजीन में, कि राज कपूर साहब ने अपने भाई शशि कपूर को कहा कि तुम, ये मुझे सुनने में आया और काफी पढ़ा उसके बारे में, हाँ, हाँ। कि उनको सत्यम शिवम सुंदरम की डेट्स चाहिए थी शशि कपूर साहब से, अपने जी, हाँ। अपने भाई से। जी, शशि कपूर जी ने कहा कि मैं संडे को तो मैं कभी काम नहीं करता हूँ, किसी के लिए भी मैं संडे को काम नहीं करूंगा, जी। वो मेरा फैमिली का टाइम है। तो उन्होंने राज कपूर को टाल दिया, राज कपूर साहब को, जी, अपने भाई को टाल कह दिया, दिया मना कि कर मैं दिया। आपको ये डेट नहीं दे सकता हूँ, कि मेरी कमिटमेंट्स बाकी हर सबसे जगह है और मैं हर प्रोड्यूसर की मुझे इज्जत करनी है, मैं आपकी को डेट। तो उस टाइम पे सुनने में आया कि राज कपूर साहब ने उन्हें कहा कि तुम टैक्सी हो। अच्छा, उनको टैक्सी कहलाया। हकीकत ये है कि हम सब टैक्सी थे उस जमाने में, क्योंकि 3-3, 4-4 घंटे के लिए हम सेट्स पे जाते थे। जी, कभी कभी एक दिन मिठुन चक्रवर्ती के साथ मैं कम से कम 4-5 फिल्में कर रहा था। तो एक सेट से दूसरे सेट्स में हम अपनी अपनी गाड़ी में, लेकिन उसी सेट पे जाते, लगता ही नहीं था कि फिल्म बदल गई है। ओ हाँ, सिर्फ कॉस्ट्यूम बदलता था, कास्ट वही है साथ में। कास्ट वही था, सब इकट्ठे जाते थे वहां से। ओ। ये 3 शिफ्ट का मामला चल गया था। जी, तो एक प्रोड्यूसर थे जो मिठुन दा को साइन करने, उनका भी मैं उनको साइन करना है मुझे। तो मैंने ऐसे ही कहा उनको, मैंने कहा मतलब 4-5 फिल्में कर रहा हूँ मिठुन के साथ, वो तुम्हें 2 साल के लिए डेट नहीं दे पाएगा। तो उन्होंने कहा इसलिए तो मैं साइन कर रहा हूँ उसको, अच्छा, अगर वो कल मुझे डेट देता तो ये तो बेकार हीरो है। अच्छा। हाँ, मतलब बिजी नहीं है तो मैं क्यों साइन करूंगा। बिजी है इसका मतलब वो सफल है, सक्सेसफुल है। बिल्कुल, उसके पास मतलब इतना काम है कि वो मुझे 2 साल के लिए डेट नहीं दे सकते। और वैसे ही डेट्स होते थे, वो कहते उनको पूरा दिन नहीं चाहिए था। अच्छा, हमारे साथ भी, कैरेक्टर एक्टर्स के भी साथ भी, कहते सर अबे आप 2 महीने के बाद 3 घंटे दे दीजिए, अच्छा, हम साइन कर लेंगे आपको। ये मामला होता। हर आर्टिस्ट जो था वहां पर, जो मतलब काम कर रहे थे, जो एस्टैब्लिश थे और जिनको काम मिल रहा था, 3-3 शिफ्ट कर रहे थे। और 3-3 शिफ्ट और 20-25 फिल्में थी हाथ में साल भर के लिए। उसमें से अगर 15 फ्लॉप हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, एक चल जाए तो वापस आपके पास काम आ 10 फिल्में और आ जाती थी। तो वो माहौल था 80s में, जो मतलब यही चल रहा था। मैं उस जमाने को रूलेक बोलता हूँ। अच्छा, और अगर आपका नंबर लग गया तो बहुत अच्छी फिल्में बनी 80s में, ऐसी बात नहीं बहुत है। अच्छी फिल्म, हाँ। बहुत बढ़िया फिल्में बनी, कयामत से कयामत तक 80s में आई, बहुत सी फिल्में आई जी, जो सुपर हिट थी। लेकिन सिस्टम ये था जी। 3-3 शिफ्ट का। तो आपको क्या लगता है कि 3 शिफ्ट करना ठीक था बहुत या? खराब है। देखिए, ये जो भी है, मैं गुजर चुका हूँ उस सिस्टम से। जी, लेकिन मैं आपको जी एक बात बताऊंगा कि ऐसे फिल्में नहीं बनती हैं। ये फिल्म बनाने का तरीका नहीं है। जी। और इसलिए इतनी बुरी कुछ ऐसी फिल्में बनी, ऑब्वियसली मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, इतनी बुरी थी कि वो पूरा 80s का जो जमाना था अच्छा भी था, लेकिन इट वन ऑफ द मोस्ट बैफलिंग पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिल्म्स। जी, आप ऐसे फिल्म बना ही नहीं सकते, ऐसे हो ही नहीं सकता है कि आप 3-3 घंटे बना के ऐसे कैसे बन सकती है। ना तो परफॉर्मेंस हो सकती है, ना तो आर्टिस्ट खुश थे, ना तो डायरेक्टर खुश था। मतलब ऐसा कोई इंसान नहीं था। पैसे सब कमा रहे थे, लेकिन कोई भी खुश नहीं था। खुश नहीं जहां था। देखो कह रहे क्या यार फंस गया हूँ, ये कैसे बनेगी, क्या होगा। राइटर्स का तो दिमाग घूम गया था। हर अब 2 मिनट के बाद कुछ लिख के यहाँ जाओ, इस सेट पे, जितनी भी सब कर रहे थे, लेकिन खुश कोई नहीं था। जैसे कि फिर आपको याद आया होगा कि चोपड़ा साहब का ज़माना हो, चाहे सिप्पी साहब, बैठ के इत्मीनान से बातें करना, और वो पारिवारिक माहौल फिल्म बनाते समय भी जी, ऐसा सुनने में आता है कि उस जमाने में भी ऐसे डायरेक्टर्स जैसे ये अपने बैनर्स थे, जैसे BR फिल्म्स, जी। सिप्पी फिल्म्स, लेकिन वो फिल्म बना नहीं पा रहे थे। हाँ, लेकिन क्योंकि उनको डेट्स ही नहीं मिल रही थी अपने हीरोज जी। की। अगर आप अभी किसी भी
पॉपुलर हीरो के पास जाएं कि मुझे यार 2 महीने चाहिए या 15 दिन चाहिए, वो तो मुमकिन ही नहीं है, वो आपको लाइन में खड़ा कर देगा। तो कई ऐसे बड़े बैनर्स थे जिनकी मतलब पहले 80s की बिगिनिंग में जिन्होंने फिल्में बनाई, बड़ी फिल्में बनाई, वो तो काम ही नहीं कर रहे थे ना। उन्होंने सोचा कि इस माहौल में शांत बैठा जाए तो बेहतर है। तो कई लोग शांत रहे, मल्टी स्टार कास्ट भी वहां से शुरू हुई। आपकी अगर फिल्मों की बात करें तो अब आपको कौन सी फिल्म याद आती है? मुझे बहुत सी फिल्में याद आती हैं अपनी। इश्क है, कयामत से इश्क है। क़यामत तक, बाजीगर, हमेरा ही प्यार के, कहो ना प्यार है जो किया मैंने जी, ऋतिक के कहो साथ, ना वो प्यार है। है। त्रिकाल जो की मैंने शाम बेनेगल के साथ। अभी जो रिसेंटली मेरी फिल्म आई तुलसीदास जूनियर, मेरी एक फिल्म रिलीज हुई है HIT हिट राजकुमार राव के साथ। मैं मतलब लकी हूँ कि मेरे करियर में मुझे कुछ ऐसी फिल्में मिली हैं जिसकी वजह से मैं आज भी काम कर रहा हूँ। तो मैं बहुत बहुत अपने ऑडियंस को, जिन्होंने मुझे प्यार और मोहब्बत दिया, मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा। एक बात ये बताइए, किस तरीके के डायरेक्टर्स आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं? किनके साथ काम करना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? सभी के साथ, मतलब ये बहुत मुश्किल है कहना, स्टाइल सबके अलग होते हैं, सबका तरीका अलग होता फिर है। भी किसका तरीका आपको सबसे अच्छा लगता है? वो 3 शिफ्ट के सिस्टम में क्या हो गया था कि जब आप सेट पे आते थे तो सब बना बना, जैसे एरोप्लेन का रनवे नहीं होता है कि आप इस मार्ग से उस मार्ग पे जाएंगे, उस मार्ग पे आप ये कहेंगे, पूरा चौक से पूरा बताया, जमीन पे पूरा लिखा, मतलब कट टू कट क्या करने वाले हैं जी। आप। अगर आपने कहा कि नहीं सर मुझे लग रहा है कि इसमें मुझे ये करना चाहिए, तो नहीं प्लीज, हीरो 2 घंटे के लिए आ रहे हैं, आप जो आपको है वो आप करिए और जाइए। इससे ज़्यादा समय नहीं है। ये सब आपका मोटिवेशन की बात आप घर पे रखिए। अच्छा मुझे वो डायरेक्टर पसंद है जो जिनके साथ काम किए, जो भट्ट साहब का स्टाइल है, ये महेश भट्ट का। जी। अगर आप वो सीन कर रहे हैं, जैसे हमें राई में है और अर्थ भी की मैंने उनके साथ, तो वो और बाकी भी ऐसे कुछ डायरेक्टर्स हैं, लेकिन भट्ट साहब का तो विशेषकर उनका ये स्टाइल है कि वो कमरे में, ये कमरा के, ये आपका स्पेस है, हाँ। ये आपका सीन है, अब आप सीन कीजिए, मैं कैमरा सेट करूंगा जहां आप जा रहे हैं। अच्छा, तो ये लिबर्टी देते हैं आर्टिस्ट को मूवमेंट कैसे की करना और चाहते हैं। एक्सप्रेस करने की अपनी। कि अगर आप सोचते कि मुझे इसमें यहाँ पे वहां जाके बैठना है, तो उसका मैं तुम्हें फॉलो करूंगा, तुम परफॉर्म करो, सीन परफॉर्म करो मेरे लिए। तो नेचुरली मुझे वैसे ही डायरेक्टर पसंद है। छूट मिल जाती है पूरी, छूट मिल जाती है और मजा थोड़ा आता सा है काम टाइम करने मिलता है का। अपने आप को एक्सप्रेस करने का। और ये धारावाहिक में अभी जो OTT आया है ना, जी। इसमें ये बड़ा फायदा है, क्योंकि आपके कैरेक्टर को 10 एपिसोड में, आपकी कहानी जो है, आपके कैरेक्टर जो है, आपको 10 एपिसोड का समय मिलता है कैरेक्टराइजेशन के लिए। भागम भाग नहीं है। भागम भाग, जैसे फीचर जी। फिल्म में 2.5 घंटे मुश्किल। में 45 मिनट तो गाने में जाएंगे, जी। फिर हीरो को एस्टैब्लिश करेंगे, फिर हीरोइन को एस्टैब्लिश करेंगे, जब तक आप कैरेक्टर एक्टर के पास आए, मतलब मेन जो आपकी कहानी है, जी। आधा घंटा आपके पास। बस। अभी OTT का सक्सेस और ऑडियंस के लिए अच्छा है, क्योंकि हर कैरेक्टर की जो बारीकियां हैं, जो डिटेलिंग है, वो आप 10 एपिसोड के ऊपर आप दिखा सकते हैं। और डायरेक्टर को भी अच्छा लगता है कि कुछ ऐसे ऐसे सीन्स हैं जो आप डाल सकते हैं। ऑडियंस कहती है कि हाँ अभी ये कैरेक्टर हमें समझ में आ रहा है। डायलॉग की बात नहीं है, जी। वो सीन्स मिलते हैं, सीन्स मिलते हैं और हर कैरेक्टर को कुछ दिखाने का मौका मिलता है। दिखाने का मौका मिलता है। और स्क्रीन प्ले आपकी मदद करती है, क्योंकि स्क्रीन प्ले में समय है। एक जमाना होता था जो वहाँ फिल्मों में बड़ी डायलॉग बाजी होती थी, हाँ। क्योंकि समय नहीं होता था, जी। बताना पड़ता था पब्लिक को पूरी, मतलब कथा जो है एक लंबे डायलॉग में बता दीजिए। जी। अभी वो जो लंबा डायलॉग है ना, वो 2 लाइन हो गया, बाकी आप स्क्रीन पे दिखाइए, देखिए। आपके पास 10 एपिसोड है। जी, बहुत फर्क हो गया है। बहुत फर्क हो। तो दलीप ताहिल जी, अगर आप बात करें कि फिल्म अगर आप देखते थे जब पहले, तो कौन से हीरो से आप प्रभावित थे? मेरा सबसे फर्स्ट हीरो था मनोज कुमार साहब, जिसकी फिल्म शहीद देखी थी मैंने। वाह। वो भी फिल्म मैंने देखी थी, वहाँ पर अपना जो डिफेंस कंटोनमेंट एरिया होता था, वहाँ जी। पर डिफेंस सिनेमा हुआ करता था। जी। हम बच्चे थे, वो मैदान की उस तरफ जाके मैंने शहीद देखी मनोज कुमार साहब की, बहुत पसंद आई मुझे। और मैं यही अपनी जिंदगी में सोचता कि मैं भी पेट्रियट बनूंगा अपने देश के लिए। क्या गाने थे उसमें, और बहुत ही बढ़िया फिल्म थी। तो वहां से फिर मैं थोड़ा सा देव साहब की फिल्में में देखता, देवानंद साहब की, राज कपूर साहब की। फिर वहां से थोड़ा डिस्टेंस हो गया। उसके बाद जो फिल्में आई, जो ज्यादा रोमांटिक फिल्में आनी शुरू जी। हुई, जी। जी। वो उम्र भी थी 17 इयर्स की, जो थोड़ा रफ टफ थे हम। यार ये क्या है, गाने वाने क्यों गाते हैं, अच्छा। वो समझ में नहीं आता। गाने बहुत अच्छे थे, जी। लेकिन स्क्रीन पे जब हीरो गाना शुरू करता था, कहते यार ये क्या है यार, ये क्यों कर रहा है यार, क्या आवश्यकता है यार गाने की। तो इसलिए जब बच्चन साहब का एरा आया, जब रफ टफ हीरो था, मारपीट था, हीरो कर रहा है, सब मारे पिटाई कर, तब कहा हाँ यार ये करेक्ट हीरो है। एंग्री यंग मैन तो हमारी तो जर्नी वहां से शुरू हुई जी। कि यार अभी हाँ यार अभी कुछ हो रहा है स्क्रीन पे। आज के बच्चे जो आना चाहते हैं उनके बारे में आप कुछ बोलेंगे? मतलब जो एक्टिंग आते हैं उनको मैं इनकरेज ही करता हूँ जी। कि ज़रूर कीजिए, लेकिन ये प्रश्न पूछना अपने आप से बहुत ज़रूरी है
ये नहीं कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। जी। वजह क्या है? आप क्यों एक्टर बनना चाहते हैं? आपको स्टार बनना है, आपको बहुत सा पैसा कमाना है और सब अच्छे लोगों से मिलना, अच्छी बात है, अच्छा एम्बिशन है। जी। लेकिन ये स्टार बनने में पहले आपको एक्टर बनना बहुत जरूरी है। जी। स्टारडम एक ऐसी चीज है जो आपको शायद मिल सकती है या नहीं मिल सकती। हो सकता है कि आपके तकदीर में ये हो कि आप बहुत बड़े स्टार बन जाएं, लेकिन पहले आपको एक्टर बनना है। उसके लिए आपको जो संघर्ष है उसमें जो आपको तपस्या, जो मतलब आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए, जो डेडिकेशन और कमिटमेंट है, वो बहुत जरूरी है समझना कि सर आप एक्टर बनने आए हैं। जी। और एक्टर भी बनने में ये होना चाहिए कि आपको ये इसका पैशन है। जी। ये है कि आपके दिल में होना चाहिए कि अगर मैं ये नहीं करूंगा, मेरा जीवन जो है और मेरी जिंदगी जो है वो अधूरी रह जाएगी। ये मुझे अपने लिए चाहिए ही चाहिए। और मैं जब भी मुझसे कोई पूछता है तो मैं कहता हूं भैया पहले थिएटर में जाओ। जी। वो इसलिए कि वो एक्टर का लाइफ ब्लड होता है, वो आपका जड़, आपका बहुत बुनियाद जो आपकी होगी बहुत सॉलिड होगी। और थिएटर में ही आपको मौका मिलेगा टू एक्सप्रेस योर सेल्फ जेन्युइनली एज एन एक्टर। जी। लेकिन मैं देखता हूँ जितने भी स्कूल्स हैं सब कहते हैं कि हमें टेलीविजन पे जाना है, टेलीविजन भी नहीं, सीधा फिल्मों में आना है। और मैं समझता हूँ कि लोगों को क्यों चाहिए, क्योंकि उनको वही चाहिए। हाँ। लेकिन लोग पहचाने और जब उनका नहीं होता है, और बहुत लोगों का नहीं होता। अमरीश पुरी साहब ने एक बहुत बढ़िया बात की थी मुझसे। उन्होंने कहा दिलीप एक्टर वो सक्सेसफुल होते हैं, फिल्में उनके पास आती हैं, वो फिल्मों के पास नहीं जाते। और अमरीश जी ने इतना थिएटर किया था, 45 साल की उम्र में उनका फिल्म करियर शुरू हुआ जी। और उन्होंने एक बार मुझे ये सेट पे कहा था, इसे आप देखेंगे जितने एक्टर लंबे रहते हैं ना, फिल्में उनके पास आई हैं, वो फिल्मों के पास नहीं गए। कमाल की बात है, उसके बारे में सोचा मैंने, मतलब कितनी सही बात की है अमरीश जी ने। ये बात तो उनका कहना था। एक बार और इत्तेफाक से मैंने भी इंटरव्यू लिया था, उन्होंने कहा कि मैं जब तक चाहूंगा मुझे इंडस्ट्री नहीं निकाल सकती। क्या बात? ये मेरी अपनी एक्टिंग का दावा है। बिल्कुल है। और थिएटर में हम तो अमरीश पुरी साहब के तो फैंस थे, क्या प्लेस किए थे। मैं तुम्हें कह रहा हूँ 45 साल की उम्र में, और कह भी थे, उनको फिल्मों में बुलाया गया, शशि कपूर साहब ने उनको फिल्मों में बुलाया बाकायदा, उसके बाद शामिल, तब तक उनका पूरा करियर बन गया था उनका जी। उनको पेंशन भी मिलती थी अपने, वो लाइफ इंश्योरेंस में मेरे ख्याल से काम करते थे, उनको दिखाते थे मुझे पेंशन का चेक, और मतलब उस टाइम तो लाखों में कमा रहे थे, लेकिन वो उसका इज्जत रखते थे, अपने पेंशन का चेक, उनको पेंशन मिलती थी बाकायदा। तो यानी कि सबसे पहले एक्टिंग सीखें, जिस भी फील्ड में जाना है उसके लिए पहले ये होना चाहिए, और पैशन, फिर वाली बात है कि खुद से सवाल करें कि क्यों आना चाहते हैं। प्रयास कीजिए, आप सीखिए और थिएटर में जाइए। दिलीप जी एक बात ये बताइए, वो जो रोमांटिक सॉन्ग्स आपको स्क्रीन पर कम अच्छे लगते थे और उसके सिर्फ आवाज सुनना पसंद आती थी, उसमें कौन सा याद आएगा आपको? देवानंद साहब का आपने नाम लिया, देव साहब के इतने गाने थे, CID, जूल थीफ के हैं, अरे हाँ गाइड के हैं, वहाँ कौन है तेरा। आवाज आपकी बहुत अच्छी है दिलीप साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए थोड़ा सा मतलब मेरे ख्याल से मैं शुक्रिया अपने पिताजी और अपने माँ को कहना चाहूँ, थोड़ा सा इनहेरिटेड भी है, थोड़ा मेरे ख्याल से वो मिला है, उनसे देन मिली उनसे। और उसके अलावा मैं रियाज भी करता हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ अपनी आवाज़ को, बहुत ज़रूरी बात है एक्टरों को, ये हमारा एक सबसे महत्वपूर्ण टूल है जी। ये हमारे जो एक्टर का किट होता है जी। आवाज़ बहुत ज़रूरी है। सो आवाज़ को डेवलप करना, आवाज़ को रियाज करना, आवाज़ को इज्जत देना, यू हैव टू रेस्ट योर वॉइस। नींद अच्छी आनी चाहिए आपको। अभी जब मैं इंटरव्यू में आ रहा हूँ तो मैं अपने हारमोनियम पे पूरा रियाज करके आया हूँ। मैं रोज कोशिश करता हूँ, मैंने होता नहीं है, लेकिन एक कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा हारमोनियम पे सरगम की तैयारी करता हूँ, उसमें करता हूँ। और वो बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्टर के पास हमारे एक्सप्रेशन के लिए आवाज ही तो है जी। जो हम कॉस्ट्यूम पहनते हैं, जो आवाज पहनते हैं, यही तो खेल है। और क्या खाने पीने में भी कुछ आप ख्याल रखते हैं? खाने पीने में मेरा ये कहना है कि, और मैं ये मानता भी हूँ अपने करियर में, अगर आप अपने आप को प्रोफेशनल एक्टर कहते हैं और कहलाते हैं कि मैं प्रोफेशनल एक्टर हूँ, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप फिट रहें। जो लोग आपको जिस चीज़ का पैसा दे रहे हैं, जिसकी आप कमाई कर रहे हैं, जिसकी आपकी रोजी रोटी है, वो आप अपने आप को बिल्कुल फिट रखें, आप डिलीवर कर पाएं। ये एक सेल्फ डिसिप्लिन है। खाने में, एक्सरसाइज करने में बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने शरीर, अपने तन और मन को एक सुर में लाएं। इट इज़ योर ड्यूटी एज एन एक्टर टू बी एबल टू रिमेन प्रोडक्टिव। बिल्कुल। और उसमें कोई शॉर्टकट्स नहीं है जी, मेहनत करनी पड़ती है। अब तक तो मुझे मालूम पड़ गया कि मुझे क्या सूट करता है, मुझे क्या नहीं सूट करता है। वो जो 80s में था, 70s में था, पैसा आना शुरू किया तो कितनी खराब आदतें आ गई, तो उसका भी मुझे ज़हन है। अभी मैं सिगरेट भी छोड़ दी है मैंने, 20 साल हो गए मुझे, क्योंकि वो आवाज़ पे असर होता है।
बाकी भी एक दो ऐसी आदतें हैं जिनको कम कर दिया है मैंने। जी। इतने सालों के बाद मालूम पड़ता है कि ये खाना आपके लिए ठीक नहीं है, ये मत खाओ, इसका कम करो, ये जो नॉर्मल चीज़ें जो लोग हमें बताते आए हैं। मिडिल में जब थिएटर के बाद आए, फिल्मों में आए, पैसे आने लगते हैं, घर आता है, ये आता है, गाड़ियाँ आ जाती है, तो आदतें खराब हो जाती है। जी। तो उनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या मिस करते हैं, क्या लगता है कि अरे ये इस समय नहीं करते तो ये मैं खा सकता था या ये मैं कर सकता था? खाने के मामले में जैसे मैंने कहा, मैं बॉडी में कुछ भी आ जाए मैं खा लेता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसी चीज़ें हैं जैसे चीनी है, शक्कर, वो मैं कम करता हूँ। दूध मैं पीता ही नहीं हूँ दूध, जी। क्योंकि वो मेरा ये सोच है कि आपके माँ के दूध के बाद इंसान को दूध की ज़रूरत नहीं होती। जी। बाकी वो अलग चीज़ है। दूध, मैदा, ऐसी चीज़ें कुछ हैं। और ज़्यादा मीठा भी, मतलब जो नॉर्मल सबको मालूम है क्या नहीं करना मतलब है। थोड़ा सा ख्याल रखते हैं। अरे मालूम सबको है कि क्या नहीं करना है और क्या नहीं खाना है। केवल ये है कि आप अपने आप को डिसिप्लिन दें। जी। नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई खाना कमजोरी होती है कि अरे आम का सीजन है और आम ना खाएं तो कैसे होगा। ये मैं अपने आप को बहुत प्रिविलेज समझता हूँ। मुझे खाने के मामले में नहीं कोई है। कमजोरी नहीं है कि मुझे आज ये खाना ही है, किसी भी खाने के लिए। मैं कोई भी आप मुझे कहिए कि ये मत खाइए, आप अभी से छोड़ दीजिए, से मैं छोड़ दूंगा। अच्छा। मुझे कोई ऐसा कोई खाने का शौक नहीं है जो मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। असल में मेरी जिंदगी में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, मतलब खाने और पीने के मामले में। क्या बात है, बहुत अगर बड़ी बात। जरूरत पड़े तो छोड़ मुझे देंगे। कल कहिए कि साहब ये आप छोड़ दीजिए, मैं छोड़ दूंगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन बाकी आपने जैसे कहा कि शुरू में कि स्पोर्ट्स आपको सब बहुत पसंद है, तो सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स में क्या पसंद है आपको? सब स्पोर्ट्स खेले मैंने, सब खेले हैं। फुटबॉल का बहुत शौक था मुझे। फुटबॉल, स्विमिंग, क्रिकेट तो खेलते ही थे हम। क्रिकेट का भी था, बॉम्बे में आके क्रिकेट ज्यादा हुआ, जी। पर हॉकी, फुटबॉल, स्विमिंग ये हम करते आए। तो अब इन सब शौक के लिए कितना समय निकाल पाते हैं? अब मैं निकालता हूँ। मेरा एक्सरसाइज का रूटीन योगा और स्विमिंग हो गया है। बाकी सब मतलब अभी समय नहीं है, मतलब जी। वो टाइम नहीं रहा। जब जाके फुटबॉल खेलें जी। तो कुछ टूट गया तो फिर आप काम पे नहीं जा पाएंगे। जी जी बिल्कुल। तो ये प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अभी मुझे शौक है कि हाँ मैं जाके फुटबॉल खेलूं। कुछ हाथ पांव को टूट गया अभी इस उम्र में, फुटबॉल जाके खेलो तो कल आप काम पे नहीं जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। ये आपकी प्रोफेशनल जिम्मेदारी है कि आप वो मत कीजिए जो अपने को आपको फिट रखें। हाँ फिट रखो। जी। तो है, योगा करता हूँ, स्विमिंग करता हूँ। योगा और स्विमिंग वो चेहरे पर दिख रहा है आपके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और किसी चीज में मैं रेगुलर नहीं हूँ। अच्छा। मैं किसी भी चीज में मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं रोज करूंगा, 25 साल के लिए मैं यही करते रहूँ। मैं हमेशा चेंज करते रहता हूँ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है कि मैं मिक्स एंड मैच, कभी कभी ये हो, कभी योगा, कभी जिम में भी जाता हूँ। तो हमेशा मैंने अपने इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मिक्स एंड मैच करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे रोज करना ही है। अच्छा, एक बात है कि जैसे अब आप लोग जैसे पॉपुलर हो जाते हैं तो आप कहीं निकले, भीड़ पीछे लग जाती है। ये कब शुरू हुआ और कब लगा कि अरे वाह? बहुत पहले से शुरू हुआ और पहले से भी दिमाग खराब हो गया, तो कितना पहले हो से भी हुआ। अब इस उम्र तो मैं कहता, लोग आते मुझे कहते यार ये मोबाइल फोन आने के बाद आपको दिक्कत नहीं होती, इतने फोटो लेते हैं लोग, इतने बाद भीड़ पर लग जाती है। तो मैंने कहा भैया अच्छा हुआ फोटो लेते, अगर फोटो नहीं लेते हो तो मैं कहता भैया मैं गलत प्रोफेशन में आ गया हूँ, ये क्या मतलब फोटो ही नहीं ले रहा है कोई। तो इट्स ओके, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब। अब मैं ये सोचता हूँ कि देखो, अगर मुझ में ये मजाल है कि मैं लोगों के घर में आ जाऊं, उनके टीवी पे, उनके ये पे, उनको थिएटर में बुला के पैसे दे के वो मुझे देखते हैं, तो जब मैं बाहर आता हूँ जी। तो उनका पूरा अधिकार है मेरे पास आने का और कहना साहब आपकी फिल्म देखी है हमने, क्या बात है। आपका काम हमें पसंद है, एक तस्वीर दे दीजिए। मेरा सौभाग्य है कि लोग मेरे पास आते हैं और पूछते, कहते हैं कि भैया आपका काम हमें पसंद आया, कि आपने मुझे यहाँ बुलाया इंटरव्यू पे विविध भारती पे, तो दिस इज एन ऑनर फॉर मी। तो ये भी कंट्रोल करना पड़ता है। जब मुझे मालूम है कि मैं पब्लिक प्लेस में जा रहा हूँ तो मैं अपने मेंटली मैं तैयार हो जाता हूँ कि लोग अभी तस्वीरें मांगेंगे, तो उसी मेंटालिटी में मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मैं पब्लिक में जा रहा हूँ यार मेरा फोटो मत लो, ये मत करो, वो मत करो। वो मुझ में नहीं है। जी। या तो बाहर मत जाओ ना, बिल्कुल। क्या जरूरत है, घर पे बैठो। अगर आपको किसी दिन कहीं नहीं जाना है, आपका मूड ऐसा है कि आप कह रहे हैं मुझे इस फंक्शन में नहीं जाना है, तो मत जाओ। लेकिन अगर आप बाहर निकलते हो, यू शुड रिस्पेक्ट द ऑडियंस। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कलाकारों को हम भी रिस्पेक्ट देते हैं, तो दोनों तरफ से होना चाहिए। रिस्पेक्ट आप इसलिए आप दे रहे हैं क्योंकि मेरा काम आपको पसंद आया, मेरा काम आपको पसंद आया, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, क्योंकि उसी वजह से तो आज भी काम कर रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है। वैसे काम तो आपने बहुत किया, लेकिन अभी भी कोई ऐसा सपना है जो लगता है कि ये छूट रहा है, ये होना चाहिए? अब मैं बस गाने के चक्कर, अभी आप गवाइए मत मुझसे, लेकिन प्लीज मैं आपके इंटरव्यू के जरिए मुझे ऐसे रोल चाहिए जिसमें मैं 1-2 गाने मिल जाए मुझे, तो मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात है। तो चलिए, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं और हमें बहुत हमारे जो धन्यवाद, श्रोता, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू
दलीप जी कि आप आए और आपने इतना समय दिया और बहुत अच्छी अच्छी बातें अपने बारे में सब बताई। बहुत खुशी हुई बहुत मुझे। बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सुप्रसिद्ध अभिनेता दलीप ताहिल से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर विनायक तडवड़कर, प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।